तो आज भी कुछ अपडेट्स हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बट सबसे पहले एक टॉपिक थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबका अलग-अलग टेक होता है इस टॉपिक के बारे में। हम बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की। तो देखो, ये आप सबको समझने की ज़रूरत है और यही यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट होने का भी चांस रहता है और लॉस होता है या फिर कम रिटर्न जनरेट का भी चांस होता है। लेकिन अगर लीग से हटके रिटर्न जनरेट करना है, लीग से हटके और ओवर प्लस में अल्फा जनरेट करना है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। चाहे एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हम ले या फिर हमने जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है वो फंड मैनेजर ले। लेकिन अगर एक्स्ट्रा रिटर्न की आप डिमांड कर रहे हो तो एक्स्ट्रा रिस्क उसके साथ आएगा। नहीं तो लीग में जितना रिटर्न बन रहा है उतना रिटर्न में खुश रहो, नहीं तो थोड़ा रिस्क लो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि म्यूचुअल फंड रिटर्न तो दे रहा है लेकिन वो रिस्क कितना ले रहा है ये भी देखना जरूरी है। भाई, म्यूचुअल फंड रिस्क लेगा तभी वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर पाएगा, नहीं तो इंडेक्स के जितना ही रिटर्न जनरेट कर पाएगा कोई भी म्यूचुअल फंड, किसी भी म्यूचुअल फंड की मैं ये बात कह रहा हूं। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखें। सेकेंड अपडेट हमारे पास यहाँ पे है, काफी सारे म्यूचुअल फंड, मतलब अभी ऐसा सिनेरियो है कि लगातार पिछले 40, 42, 44 महीने से इन्फ्लोज ही म्यूचुअल फंड के अंदर आ रही है। लेकिन काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस है जहां से पिछले महीने में आउटफ्लो हुआ है। और यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड हाउस है जिसको देख के मैं थोड़ा सा शॉक हूं कि क्यों इस म्यूचुअल फंड हाउस से आउटफ्लो हुआ, यहाँ से लोग पैसे क्यों निकाल रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको समझ में आएगा तो बताना। सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इनका एवीएम लगभग 9,537 करोड़, 9,500 करोड़ से डिक्लाइन हुआ है। इतना का आउटफ्लो एक महीने में पिछले निकला है। तो ये तो भाई आदित्य बिरला का रिटर्न किसी भी कैटेगरी में बढ़िया नहीं रहता, ये तो बस चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पे, नेटवर्किंग के नाम पे। तो अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे मैं शौक नहीं हूँ। शौक हूँ मैं टाटा म्यूचुअल फंड के नाम से कि यहाँ पे 4,120 करोड़ का आउटफ्लो टाटा म्यूचुअल फंड से देखने को मिला है। रीजन मुझे समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है तो बताना कि टाटा के जो फंड्स है क्या इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं कि आउटफ्लो ओवरऑल एएमसी लेवल पे इनके अंदर से आउटफ्लो हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलआईसी म्यूचुअल फंड। डेफिनेटली कोई भी वैसा कुछ तगड़ा परफॉर्मेंस है नहीं। यहाँ से 1851 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसके अलावा एडलवाइस अगेन आ जाता है। मुझे नहीं लगता एडलवाइस के फंड्स इतना ज्यादा बेकार परफॉर्म कर रहे हैं कि एएमसी लेवल पे लगभग 850 करोड़ यहाँ से निकाल लिए गए हैं। देन हमारे पास बजाज फिंसर्व आ जाता है तो भाई इसके अंदर से निकला तो कोई चौंकने वाली बात है नहीं। 800 करोड़ रुपए यहाँ से निकाले गए हैं। बड़ौदा बीएनबी परिवार से 600 करोड़ निकाले गए हैं। यूनियन म्यूचुअल फंड से 565 करोड़ निकाले गए हैं। श्रीराम म्यूचुअल फंड से 31.21, तो इसका तो ईवीएम ही 700-800 करोड़ का है, तो 31.21 करोड़ निकला है। और ट्रस्ट, ये तो बिल्कुल नया म्यूचुअल फंड हाउस ही है, तो यहाँ से 7.44 करोड़ निकला है। अब ऐसा नहीं कि पैसा इतना ही निकला है, ये नेट वैल्यू है, मतलब निकला बहुत ज्यादा है, उसके अगेंस्ट में इनफ्लो भी आया है, तो दोनों को प्लस माइनस करके इतना नेट वैल्यू में आउटफ्लो इन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर से हुआ है। तो बाकी समय तो फिर भी ठीक है, लेकिन एडलवाइस एंड टाटा, इसके अंदर से इन्वेस्टर आउटफ्लो क्यों कर रहे हैं, पैसे क्यों निकाल रहे हैं, ये जरा आपकी क्या राय है इसके ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो नहीं लगता कि इतने डेड फंड तो नहीं इन दोनों एएमसी के हो गए। ठीक है, एवरेज परफॉर्मिंग फंड आप कह सकते हो, कुछ फंड एवरेज परफॉर्मिंग है, कुछ बहुत बढ़िया है, तो कुछ खराब भी है। तो ओवरऑल एवरेज एएमसी तो मान सकते हो पर बहुत बढ़िया नहीं मान सकते, तो फिर भी आउटफ्लो हो रहा है। एक अपडेट थोड़ा सा इटली की तरफ से है। मतलब हम यहाँ पे अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं कि इतना टैक्स बढ़ गया, इतना टैक्स बढ़ गया। करेंटली इटली के अंदर 26% टैक्स ऑन क्रिप्टो है, जिसको बढ़ा के 42% करने का प्रपोजल दिया गया है। मतलब सीधा सीधा 62% इंक्रीज इन टैक्स। अगर ये टैक्स वहां पे अप्रूव हो जाता है तो इंडिया से भी ज्यादा टैक्स क्रिप्टो एसेट्स पे इटली में लगने लगेगा। इंडिया के अंदर अभी 30% टैक्स है फ्लैट क्रिप्टो के अंदर, जिसमें आप लॉस को और प्रॉफिट को सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन 30% ही है। और इटली की बात करते हैं तो वहां पे अब इसको बढ़ा के 42% करने की बात की जा रही है। मतलब लगता है सारे जगह पे ही
सारी जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन कई जगह पे तो क्रिप्टो को सपोर्ट भी किया जा रहा है। लेकिन मेजॉरिटी में जो कंट्रीज या नेशंस है वो क्रिप्टो को अपोज करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि क्रिप्टो के लिए डिमोटिवेट करें अपने सिटीजन। एमएफ विजडम का सवाल है या फिर एक तरीके से कमेंट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट लगातार करते रहो, कभी भी करो, लेकिन एग्जिट हमेशा एटीएच पे करो, मतलब ऑल टाइम हाई पे करो। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो, और ये चीज अगर सब लोग समझ जाते हैं तो सब लोग अच्छे रिटर्न्स जनरेट भी कर सकते हैं और एग्जिट पॉइंट भी सबका अच्छा हो सकता है। देखो, एंट्री कभी भी कर सकते हो, लेकिन एग्जिट ऊपर करने से फायदा ये है कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। और एग्जिट अगर सिर्फ 1.5 से 2 साल का भी आपके पास वेरिएबल है टाइम का, कि ठीक है अभी नहीं तो 1 साल बाद अगर हम निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो सब लोग ऑल टाइम हाई पे एग्जिट कर सकते हैं। अब ऑल टाइम हाई, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई कैसे पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई क्या है या ऑल टाइम हाई होता क्या। सिंपली मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट के पीरियड में जो सबसे ज्यादा निफ्टी की या सेंसेक्स की वैल्यू है वो मेरे लिए ऑल टाइम हाई। मेरा जो 10 साल का अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा जो हायर पॉइंट होगा वो ऑल टाइम हाई होगा मेरे लिए। तो मान लो अगर 10 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10वें साल में मार्केट गिर जाती है, तो अगर हम पास्ट का रिकॉर्ड देखते हैं, जैसे 2000 का अगर क्रैश था, उसके बाद 2008 का था, उसके बाद 2020 का था, देन 2022 में थोड़ी गिरावट हुई, तो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा डायनेमिक होते जा रहा है। तो यहाँ पे गिरावट तो होती है लेकिन रिकवरी धीरे धीरे फास्ट है। जैसे 2000 में 1999 2000 में सबसे ज्यादा टाइम लगा था, अगर इस पिछले 20-25 साल की बात करें, 2008 में उससे कम लगा और 2020 में उससे भी कम लगा रिकवर करने में। तो अभी के टाइम पे सिचुएशन ऐसी फ्यूचर में दिखती है कि कोई ऐसा क्रैश भी आ जाता है तो 1 साल ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में। तो अगर 1 साल का भी आप फ्लक्चुएशन लेके, फ्लेक्सिबल टाइमिंग लेके चलते हो, तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में और ऑल टाइम हाई, अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के ऑल टाइम हाई के पास एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन रहता है कि ठीक है मैं 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं निकालने के टाइम पे ही मार्केट गिर जाए तो क्या करेंगे। तो बस 1 साल का आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग लेके चलना है। या तो आपका गोल कंप्लीट होने वाला है उससे 1 साल पहले निकाल लो, और अगर 1 साल पहले निकालने जा रहे थे तभी मार्केट गिर गया तब तो और अच्छा 1 साल में रिकवर कर जाएगा। या तो जब निकालने जा रहे हो, 1 साल पहले नहीं निकाला, एकदम अपने टाइम पे निकालने जा रहे हो, वहां पे मार्केट गिर गया तो वहां से 1 साल वेट कर लो। तो 1 साल का बस अगर आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के हमेशा ही जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप वहां से डिराइव कर सकते हो। एलेक्स स्टानली जी का क्वेश्चन है, अगर कोई अपने टोटल एसआईपी अमाउंट का 6000 का एसआईपी एक स्मॉल कैप फंड में कर रहा हो तो क्या वो इसमें एक और फंड ऐड करके 3000 पर फंड कर सकता है? कैन दिस गिव बेटर रिटर्न? देखिए, बेटर रिटर्न दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ 3000 की मतलब 6000 की अगर आपकी एसआईपी एक स्मॉल कैप फंड में जा रही है और आप चाहते हो कि इसको मैं 3-3000 के 2 स्मॉल कैप फंड में कर लूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपके रिटर्न्स बेटर हो जाएंगे। हो सकता है इससे आपके रिटर्न्स खराब भी हो जाए, हो सकता है नॉर्मल भी रहे, हो सकता है अच्छे भी हो जाए। मान लो एक आप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, अब दूसरा फंड आपने लिया और वो फंड के अंदर जैसे आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की उस फंड की परफॉर्मेंस एकदम डेड हो गई या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस हो गई, तो ओवरऑल रिटर्न आपके खराब हो जाएंगे। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर हो गई या फिर नॉर्मली बेहतर चल रही थी तभी तो आपने एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट किया और वैसे ही भी चलती रही, तो ओवरऑल रिटर्न आपके और अच्छे हो जाएंगे। तो ये चीज है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो अच्छा हो जाएगा और परफॉर्मेंस बुरा हुआ तो बुरा हो जाएगा। हमेशा ही एक की जगह 2 आप फंड में इन्वेस्ट करो और दोनों फंड अच्छा करे और आपको बेटर रिटर्न्स ही मिले, इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है। दोनों तरफ का आपको समझ के चलना होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और 2 फंड में करो, 3 फंड में करो या एक ही फंड में करो, सब जगह यही चीज लागू होता है। लेकिन ये भी बात समझ लो कि आप अगर अच्छे से एनालिसिस करके लंबे समय तक भरोसे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टेड रहते हो तो ज्यादा चांसेस है कि आपको रिटर्न्स अच्छे ही मिलेंगे, इसी की ज्यादा प्रोबेबिलिटी
होती है। 1699 सिंह जी का सवाल है, आशु सर ये मोमेंटम या अल्फा फंड बियर रन में कैसे काम करते हैं, या जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है तब कैसे वर्क करते हैं? जैसे हमने देखा कि कई बार स्मॉल कैप 2-3 साल तक रिटर्न नहीं देते, क्या इनमें भी ऐसे ही होता है? देखिए, जो भी हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होगा वो कंसोलिडेशन की फेज में और वीक मार्केट के फेज में थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, लेकिन एकदम फंड डेड नहीं होगा। हाँ, बुल मार्केट में, रैली वाले मार्केट में जिस तरीके का परफॉर्मेंस वो दिखाता है उस तरीके का परफॉर्मेंस बियर मार्केट में या कंसोलिडेशन वाले मार्केट में नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपको जो कंसोलिडेशन है या क्रैश है या जो बियर वॉक है या बियर रन है जो दिखता है आपको, वो इंडेक्स लेवल पे दिखता है, ब्रॉडर मार्केट लेवल पे दिखता है। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट गिरती रहती है तो सारे ही स्टॉक्स गिरते रहते हैं। हाँ, मेजॉरिटी में स्टॉक्स गिरते हैं तभी मार्केट नीचे आती है, लेकिन सारे स्टॉक्स नहीं गिरते। और वैसे ही जब रैली भी होती है तो सारे स्टॉक्स रैली नहीं करते। तो जो मोमेंटम फंड है या अल्फा फंड है, इनका काम ही है ऐसे स्टॉक्स को चुन के निकालना जो कि मार्केट से, एवरेज मार्केट से जिनका मोमेंटम या अल्फा बेहतर है। क्लियर है? तो जो बेयर मार्केट होगा उसके अंदर में ऐसे स्टॉक्स कम मिलेंगे, लेकिन उनको 50 स्टॉक रखने हैं तो उनको थोड़े से कम मोमेंटम वाले, कम अल्फा वाले भी रखने पड़ेंगे स्टॉक। इस कारण से रिटर्न्स पे थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन फिर जैसे ही बुल मार्केट आएगी रिटर्न जंप करेगा और एवरेज रिटर्न अच्छा हो जाएगा। तो अगर जैसे मान लो आप 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आप 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है? तो क्रैश के अगर एकदम बॉटम पे आप रिटर्न देखोगे तो आपको रिटर्न खराब दिखेगा, और 1 साल बाद जब वो रिकवर कर जाएगा, 2 साल बाद और ऊपर चला जाएगा, तब देखोगे तो आपको रिटर्न्स अच्छे दिखेंगे। तो यही चीज हमने स्टार्टिंग में बात की कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप हर फेज को झेल सकते हो और बढ़िया रिटर्न्स लेके निकल सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट चाहोगे कि नहीं मैं इसी डेट पे एग्जिट मारूं चाहे कुछ भी हो, कितना भी गिरा हो, तो फिर आपके रिटर्न्स हो सकते हैं अच्छे ना बने। समझ में आ गया? चाहे मोमेंटम फंड हो, अल्फा फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, यही सब ज्यादातर ज्यादा वॉलेटाइल फंड्स होते हैं। 1 साल की बस फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और आप हमेशा ही जब भी निकलोगे आप अच्छे रिटर्न्स के साथ ही निकलोगे। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इसके अलावा आपकी क्या राय है इन सब टॉपिक्स पे, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।